हाँ, चलिए देखिए। हम लोग जो है स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में बात कर रहे थे। और जैसा कि आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ हेल्थ के अंदर जो है आपने जो है परिवार नियोजन के विषय में और परिवार नियोजन की क्या क्या युक्तियां हैं, किस प्रकार से हम लोग जो है फैमिली प्लानिंग को क्या कर सकते हैं, नियोजित कर सकते हैं। इन सभी विषयों के विषय में जो है हम लोग ने बात किया। और भालीवादी पूर्वक जो है हर एक टॉपिक के विषय में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है आईयूडी यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस का प्रयोग करके जो है हम फैमिली प्लानिंग क्या कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि आज इस जनन स्वास्थ्य चैप्टर के अंतर्गत जो है हम लोग जो है बात करेंगे आईवीएफ टेक्नोलॉजी एंड सेरोगेसी के विषय में। ठीक है, आईवीएफ यानी कि आप इसके पहले जो एसटीडी डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के विषय में जो हम लोग बात कर रहे थे, तो लगभग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जितना भी था यानी कि यौन संचारित रोग जितने भी थे हमने सभी को क्या कर लिया, पढ़ लिया एक एक को। अब यौन संचारित रोग के बाद इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक बचा हुआ है क्या, आईवीएफ टेक्नोलॉजी एंड सेरोगेसी। आज हम बात करेंगे आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या होता है और सेरोगेसी क्या होता है। बात समझ में आई? तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई इनफर्टिलिटी क्या होती है। इनफर्टिलिटी यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बांझपन। इनफर्टिलिटी इसको हिंदी में जो है बंध्यता या बांझपन कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम देखते हैं कि वाकई में बांझपन क्या होता है। देखो, समान तौर पर क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो समान तौर पर क्वाइटस या फिर कॉपुलेशन का प्रोसेस तो उनमें होता है, यानी कि संभोग की क्रियाएं के पश्चात यदि कोई दंपत्ति संतान उत्पत्ति नहीं कर पाती, क्या हम लोग इनफर्टिलिटी के विषय में बात कर रहे हैं। यानी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि जब जो है क्वाइटस या फिर कॉपुलेशन दोनों एक ही चीज है, यानी कि संभोग की क्रिया के पश्चात जब कोई दंपत्ति जो है संतान उत्पत्ति नहीं कर पाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी या बांझपन कहते हैं। समान तौर पर जो बांझपन होता है, जो इनफर्टिलिटी होता है, यह इनफर्टिलिटी पुरुष में भी देखा जाता है, यानी कि बांझपन जो होते हैं वो पुरुष में भी होता है और महिला में भी होता है। लेकिन समान तौर पर हमारे समाज की जो अवधारणा है, हमारे समाज में इतनी भ्रांतियां व्याप्त है कि अगर किसी स्त्री को अगर बच्चे नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तो इसका जो दोष है, पूरा दोष जो है एक स्त्री के सर के ऊपर मर दिया जाता है। यानी पूरा दोषारोपण जो है एक स्त्री के ऊपर लगा दिया जाता है। लेकिन इसमें समान तौर पर इसका जो जिम्मेदार होता है पुरुष भी होता है और स्त्री भी होती है ना। तो समान तौर पर जो पुरुषों में जो बांझपन का जो शिकायत देखने को मिलता है, यानी कि जो इनफर्टिलिटी जो पुरुषों में पाई जाती है, पुरुषों में इनफर्टिलिटी होने का जो मुख्य कारण होता है कि जो हमारे स्पर्म होते हैं, यानी कि जो शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणुओं की मोटालिटी जो है स्पर्म काउंट क्या हो जाए, घट जाए। जब स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है, स्पर्म की मोटेलिटी कम हो जाती है या स्पर्म काउंट कम हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो है एक पुरुष को क्या कहता है, बांझ पुरुष या फिर इनफर्टाइल मेल कहा जाता है। बात समझ में आ रही है सबको? इनफर्टाइल मेल क्या होता है? अब हम अगर इनफर्टाइल फीमेल की बात करें, तो फीमेल में जो इनफर्टिलिटी देखी जाती है, एक फीमेल में इनफर्टिलिटी का जो मुख्य कारण होता है कि अनियमित मासिक धर्म का होना। यानी कि अगर अनियमित मासिक धर्म होंगे तो जो अंडे ओवल्यूट होंगे, यानी कि जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होगी क्या होगी, वो भी अनियमित होगी, है ना। तो अनियमित अंडोत्सर्ग का होना, और दूसरा जो मुख्य कारण होता है बांझपन का या फिर इनफर्टिलिटी का,
वो ये होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उस फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना, है ना। ये सभी जो है इनफर्टिलिटी के मुख्य कारण यानी कि बांझपन के एक जो है मुख्य कारण बनता है। इसके अलावा जो है फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना, नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए कि किसी फीमेल में, किसी स्त्री में जो ओवरी है उस ओवरी के अंदर एग बन ही नहीं रहे, है ना, यानी कि ओवरी के अंदर एग का न बनना यह भी इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण होता है। और जो सबसे लास्ट जो मुख्य कारण होता है कि अगर मान लीजिए ओवरी के अंदर एग बना बट वह जो एग है उस एग का इम्प्लांटेशन, है ना, उस एग का इम्प्लांटेशन जो गर्भ के अंदर जो अंतर रोपण होता है, इस अंतर रोपण का न हो पाना भी इनफर्टिलिटी का जो है एक मुख्य कारण माना जाता है। क्योंकि आपको बार बार बताया जा चुका है कि जो एक लेडीज को हम तभी जो है गर्भवती मान सकते हैं जब जो जो एम्ब्रियो होता है, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म और एग का जो मिलन होता है, फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन के पश्चात जो है जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और जायगोट के फॉर्मेशन के पश्चात जो है यह जायगोट धीरे धीरे किसमें तब्दील हो जाता है, एम्ब्रियो में, ठीक है। अब इस एम्ब्रियो में क्या होता है, डिवीजन की प्रक्रिया, सॉरी, जो जायगोट होता है इस जायगोट में जीवन डिवीजन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, विभाजन होता है ना। जो है 1 सेल स्टेज से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज की प्रोसेस चलती रहती है। अब जब ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस होती है तो ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस के दौरान यह जो एम्ब्रियो होता है, यह एम्ब्रियो धीरे धीरे कहाँ अंतरित होता है, यूट्रस की ओर, है ना, यूट्रस की ओर आगे बढ़ता है। तो जब यह एम्ब्रियो यूट्रस की ओर आगे बढ़ता है तो यूट्रस की ओर आगे बढ़ने के दौरान जब यह गर्भाशय में आता है, तो गर्भाशय में आने के दौरान यह गर्भाशय की जो लेयर्स होती है, समान तौर पर आपको गर्भाशय की जो 3 लेयर होती है उसके विषय में बताया गया कि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो गर्भाशय की जो सबसे इनर लेयर होती है, सबसे इनर लेयर, इस इनर लेयर को जो हम एंडोमेट्रियम की लेयर के नाम से जानते हैं। और इसी एंडोमेट्रियम की लेयर जब स्पर्म जो है, एग जो है स्पर्म से मिल जाता है, मतलब जब स्त्रियों में मासिक धर्म आते हैं तो मासिक धर्म यानी कि जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो पीरियड्स के दौरान इसी एंडोमेट्रियम की लेयर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वही ब्लड वेसल्स टूट कर क्या करती है, झड़ती है, टूटने लगती है। तो जब यह एंडोमेट्रियम की लेयर झड़ करके मतलब टूटने लगती है तो वही ब्लीडिंग के तौर पर क्या होती है, एक लेडीज के वेजाइना से यानी कि योनि से जो है रक्त का स्राव होता है। लेकिन जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाता है तो ये एंडोमेट्रियम की लेयर अपने आप को क्या करने लगती है, मैच्योर करने लगती है ना, इसके लिए फीटस के न्यूट्रिशंस के लिए। तो अब ये एंडोमेट्रियम की लेयर क्या होती है, झड़ना बंद कर देती है। तो जब ये एंडोमेट्रियम की लेयर झड़ना बंद कर देती है तो जो हमारा एम्ब्रियो होता है, यह एम्ब्रियो आकर के इस गर्भाशय की दीवार से क्या करते हैं, इम्प्लांट होती है, चिपकने लगती है। तो जब यह एम्ब्रियो गर्भाशय की दीवार से पूरी तरह से चिपक जाता है तो चिपकने के पश्चात यानी कि अंतरोपण की प्रक्रिया होने के बाद, जब अंतरोपण की प्रक्रिया हो जाती है तब इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है। यानी कि स्त्रियों में जो गर्भधान का जो मतलब जो गर्भावधि होती है, 9 महीने का जो गर्भावधि होती है, इस 9 महीने की गर्भावधि की प्रक्रिया का पूर्ण होने के दौरान एक शिशु क्या होता है, जन्म होता है। क्योंकि इसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर ही शिशु 9 महीने में अपने आप को पूरी तरह से क्या करता है, विकसित करता है। जैसा कि आपको बताया गया था कि मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला जब बनता है, यानी कि जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है, इस गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में हमारा फीटस होता है, इस फीटस के सारे आर्गन से क्या होता है, निर्माण होता है जब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इतनी सारी बातें तो आपको पहले ही बता दी गई, इसके पिछले क्लासेस में ही बताई जा चुकी है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ स्त्रियों में जो कुछ स्त्रियां होती हैं वह बांझपन का शिकार यानी कि इनफर्टिलिटी का जो मुख्य कारण बनता है, उसमें जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन ही नहीं होता है, यानी गर्भाशय के दीवार के अंदर इसका क्या होता है, रोपण ही नहीं होता है, जो है जो इसमें बांझपन का मुख्य कारण बनता है। बात समझ में आई? अब
समान तौर पर ये जो इनफर्टिलिटी होती है, इस इनफर्टिलिटी को दो श्रेणियों में बांटा गया है, दो भागों में क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया है ना। देखिए, किसी भी डिजीज का हम कोई एक रीजन नहीं मान सकते, कोई एक मुख्य कारण नहीं होता है ना, उसके कई रीजन होते हैं। समान तौर पर जो मुख्य रीजन माना जाता है, जो मुख्य कारण माना जाता है, मुख्य कारण यही माना जाता है कि जो लेडीज इनफर्टिलिटी के शिकार है, जिनमें बांझपन की समस्या देखी जाती है, उनमें समान तौर पर या तो अगर वह स्त्री है तो स्त्री का जो फैलोपियन ट्यूब है, अगर अगर ये बताइए, आप ही बताइए, अगर ये हमारा जो है यूट्रस है ना, अब बताइए यहाँ जो हमारा एग होता है, मतलब जो फीमेल बॉडी के अंदर ये जो ओवरी होती है, इसी ओवरी के अंदर क्या होते हैं, एग मैच्योर होते हैं, है ना। इस ओवरी के अंदर क्या हो रहे हैं, एग मैच्योर हो रहा है। तो स्त्रियों में जब मासिक धर्म शुरू होता है, जब पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स के 14वें दिन समान तौर पर 28 दिन का साइकिल चलता है ना। तो 14वां दिन जो होता है वो अंडोत्सर्ग का टाइम होता है, यानी कि क्या होता है, ओव्यूलेशन टाइम पीरियड होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि ओवरी में जो एग होता है, जो मेच्योर एग होता है, यह मेच्योर एग ग्राफियन फॉलिकल की दीवार को भेदते हुए, रप्चर करते हुए कहाँ पहुंचता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है ना। पीछे सबको समझ में आ रहा है। तो जब यह ये सब चीजें बता दी गई है ना, फिलहाल इसकी यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, इसकी चीजें यहाँ बताई जा रही है। जब यह एक मेच्योर होगा, 14वें दिन अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होगी, तो जब यहाँ इस ओवरी से एग निकलेगा तो कहाँ पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन के बीच, है ना, इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन के बीच इस एग का यहाँ एग जो है, यह एग आकर के स्पर्म का क्या करता है, वेट करता है ना। तो अब जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, सब चीजें बार बार आपको बताई जा रही है कि जो फीमेल बॉडी के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होता है, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, वह कहाँ होती है, इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन के बीच। अब बताइए, फैलोपियन ट्यूब ही यहाँ से ब्लॉक हो गया, है ना। यह फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक किसी कारण से, जिसे कुछ होते हैं कुछ ऐसे जो है डिसऑर्डर आ जाते हैं बॉडी के अंदर, है ना, कि इसमें सिकुड़न आ जाएगी, या फिर कुछ मसल्स वगैरह जो है डेवलप ग्रोथ होने की वजह से क्या होती है, जब बढ़ती है तो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि बहुत छोटी पतली सी नली होती है। अब यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं बहुत बड़ा ना, है ना। तो अब जब ये ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी फैलोपियन ट्यूब, तो यह ओवरी से जब एग आएगा तो क्या हो जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, यह एक यहीं पर रुक जाएगा, इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन में पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। तो एक तो ओवल्यूट हो रहे हैं, यहाँ पर अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होगी स्त्री के अंदर, बात समझ में आ रही है। स्त्री के अंदर जब जब भी अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होगी तो ओवरी से एग निकलेगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, और जहाँ ब्लॉक रहेगा उससे पहले क्या हो जाएगा, वह एग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो यह जब स्पर्म इसके अंदर आएगा तो स्पर्म इससे मिल ही नहीं पाएगा, है ना। तो जब स्पर्म नहीं मिल पाएगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो समान तौर पर उसमें सब क्रिया हो रही है, क्वाइटस हो रहा है, संभोग की क्रियाएं हो रही है, फिजिकल रिलेशनशिप बन रहा है, बात समझ में आ रही है। फिजिकल रिलेशनशिप बन रहे हैं, बट अगर आपने जांच नहीं कराया है तो आप इस चीज को नहीं जान पाएंगे कि हमारी फैलोपियन ट्यूब क्या है, ब्लॉक है ना। तो जब जांच होता है, जब रिपोर्ट सामने आती है, तो हमें पता चलता है कि हमारी फैलोपियन ट्यूब क्या है, ब्लॉक। बात समझ में आई। तो एक मुख्य कारण बना बाष्पन का, ठीक है। दूसरा जो मुख्य कारण बनता है कि यह जो अंडे हैं ओवरी के अंदर, यह अंडे क्या होते हैं, ओवल्यूट ही नहीं हो पाते, है ना, बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। जब हम आईवीएफ टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाएंगे तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी में बताएंगे कि जब भी जो लेडीज आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाती है तो उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कई इंजेक्शन के डोज दिए जाते हैं, ताकि जो ओवरी के अंदर जो एग है वह एक जल्दी मेच्योर हो सके,
बात समझ में आ रही। अब एक मुख्य कार्य ये बना, दूसरा मान लीजिए कि ओवरी से एक निकल भी गया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच भी गया, है ना। अब यहाँ जो है, यहाँ जब यह एक गर्भाशय यानी बच्चेदानी में आया, तो यह जो है यूट्रस की वाल से इम्प्लांट ही नहीं हुआ, है ना, चिपका ही नहीं, इसका इम्प्लांटेशन ही नहीं हुआ। उस कंडीशन में भी जो है इनफर्टिलिटी का जो है स्त्री जो है शिकार हो जाती है ना। कई कारण होते हैं, किसी एक डिजीज के कई रीजंस हो सकते हैं। मान सकते हैं कि जो विटामिन है, हो सकता है कुछ विटामिन की कमी से भी होता है, बात सही है, ठीक है। लेकिन जो मेन रीजन माना जाता है, मेन रीजन यही माना जाता है, ठीक है, बात समझ में आई। अब समान तौर पर जो इनफर्टिलिटी होती है, जिसको न समझ में आएगा वह तुरंत बोल देगा, बात समझ में आई, है ना। कोई भी पॉइंट, कहीं भी किसी प्रकार का किसी को भी डाउट हो रहा है, तुरंत ऑन द स्पॉट जो है वो क्वेश्चन करेगा, ठीक है। अब जो है जो इनफर्टिलिटी होती है, इस इनफर्टिलिटी को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, यानी कि 2 भाग में इसको कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है इनफर्टिलिटी को, जिसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो गया, ठीक है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और जो दूसरा होता है वो होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी यानी कि जिसे हम लोग प्राथमिक बांझपन या प्राथमिक वंध्यता कहते हैं, और द्वितीयक बांझपन। अब समान तौर पर प्राइमरी इनफर्टिलिटी में होता क्या है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी में सामान्य तौर पर जो स्त्री मतलब शादी हो गया है, तो विवाह के 1 वर्ष बाद भी प्राइमरी इनफर्टिलिटी में जो दंपत्ति होती है, यानी कि जो कपल्स होते हैं, इन कपल्स का विवाह होने के 1 वर्ष पश्चात भी जो स्त्री होती है वो गर्भवती नहीं होती। तो इस कंडीशन को हम लोग प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में जो कपल्स होते हैं, विवाह के 1 साल बाद, है ना, वे गर्भवती तो हो जाती, बट उनमें जो है गर्भधारण टिक नहीं पाता है ना। मतलब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में जो स्त्रियां होती हैं वह समान तौर पर गर्भवती हो जाती है, बट उनमें गर्भधारण जो होता है वह टिक नहीं पाता। हो सकता है कुछ शारीरिक विकार हो उसके शरीर के अंदर, कुछ जन्मजात रीजन हो, है ना। तो इन सभी कारणों की वजह से, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो अनियमितताएं है, उन अनियमितताओं की वजह से जो स्त्री होती है प्रेग्नेंट हो जाती है, बट वह गर्भधारण नहीं कर पाती है। गर्भावधि पूर्व होने से पहले, समान तौर पर जो गर्भावधि होती है एक स्त्री का, यानी कि 9 महीने का जो साइकिल होता है, उससे पहले ही क्या होता है, गर्भपात हो जाता है, यानी कि एबॉर्शन हो जाता है। उनका मतलब उनका जो गर्भावधि होती है वह गर्भधारण कर ही नहीं पाती है। गर्भावधि पूर्ण होने से पहले क्या होता है, गर्भपात एबॉर्शन हो जाता है ना। तो ये सारी कंडीशन जो है एक इनफर्टिलिटी के ये जो है रीजंस कारण माने जाते हैं, बात समझ में आई। तो अगर वाक्यों में अगर ये सभी कारण है, अगर मान लीजिए कोई स्त्री बांझपन का शिकार है, या फिर कोई फीमेल जो है बांझपन, मेल या चाहे फीमेल जो है इनफर्टिलिटी के शिकार है, क्या वो संतान की सुख नहीं हासिल कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए जो है कई सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ। देखिए, जो विज्ञान होता है, विज्ञान की सहायता से इंसान ने अपनी तीव्र प्रगति तो हासिल की। क्या विज्ञान की सहायता से ही इंसान ने क्या किया, एक तीव्र प्रगति हासिल की, साथ ही साथ इसकी सहायता से
अपनी कई जटिल समस्याओं का समाधान भी निकाला है इस साइंस यानी इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना। अब संतान उत्पत्ति जो है, इसके पहले जो है संतान उत्पत्ति सबसे बहुत गंभीर समस्या मानी जाती है ऐसे लोगों में जो इनफर्टाइल लेडीज हैं या फिर इनफर्टाइल जो है मेल है ना। अब इनमें क्या होता है कि जब इस समस्या जो है संतान उत्पत्ति की जब इतनी गंभीर समस्या उस टाइम थी, तो वैज्ञानिकों ने जो है अपने अपने रिसर्च के माध्यम से जो है इस समस्या का समाधान निकाला, जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं पात्र निषेचन या फिर शिशु परखनली शिशु की अवधारणा क्या हुआ, विकास हुआ। सिर्फ परखनली शिशु अवधारणा का ही विकास नहीं हुआ, सेरोगेसी, जिप्ट गिफ्ट, है ना, जिप्ट, ये मार्कर नहीं चल रहा है, जिप्ट गिफ्ट, है ना, IUICSI, है ना। हाँ बताएंगे, फुल फॉर्म सब बताएंगे। तो संतान उत्पत्ति के जो है इस संतान उत्पत्ति की समस्या को समाधान करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो है इन सभी जनन जो है जनन सहायक प्रौद्योगिकियों क्या हुआ, विकास हुआ। आईवीएफ का विकास हुआ, सेरोगेसी हुआ, फिर क्या हुआ, जिप्ट गिफ्ट, IUI और ICSI, हाँ। अब जो है जिप्ट में क्या होता है कि जिप्ट में जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, है ना। जिप्ट क्या होता है, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और गिफ्ट जो होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। और IUI में क्या होता है कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रायूट्राइन, इन सब के विषय में बात करेंगे, हर एक विषय में हम लोग इन सभी के विषय में लोग बात करेंगे। और जो ICUI है, इसमें होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना, क्या, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इन सभी तकनीकी के माध्यम से एक कपल्स जो है संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है, बात समझ में आई। अब इसी में जो है सेरोगेसी के विषय में अगर सबसे पहले हम बात करें, सेरोगेसी, देखिए सेरोगेसी एक ऐसी तकनीकी है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई निसंतान दंपत्ति, है ना, पीछे सेरोगेसी जो है, हम सेरोगेसी के विषय में बात कर रहे हैं, यानी कि सरोगेसी बोला जाता है इसको। सरोगेसी एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई निसंतान दंपत्ति संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है। इसमें होता है क्या, दरअसल जब कोई महिला ऐसे दंपत्ति के बच्चे को अपने पेट के अंदर पालती है, यानी ध्यान से सुनिएगा, जब कोई महिला किसी ऐसे दंपत्ति के बच्चे को अपने पेट के अंदर पालती है जो शारीरिक रूप से, चिकित्सिक कारणों से या गर्भधारण न करने की वजह से या पेट में बच्चे रखने से असमर्थ होने के वजहों से, है ना। तो ये सभी जो रीजन होते हैं, इन सभी वजहों से क्या होती है, ऐसी दंपत्ति असमर्थ होती है। बात नहीं समझ में आई। जैसे कि मान लीजिए यह दो कपल्स है ना, यह दो कपल्स है, और यह जो फीमेल है ना, अब ये जो है इसका या तो शारीरिक दुर्बलता हो या कोई चिकित्सिक कारण हो, या यह गर्भ धारण करने में असमर्थ हो, है ना। गर्भ धारण करने में असमर्थ होने का मतलब यह है अपने
पेट के अंदर बच्चे रखने में क्या हो, असमर्थ। तो इस स्थिति में क्या करेगी यह जो स्त्री, ये जो कपल्स है ना, किसी ऐसे सेंटर के पास जाएंगे, मतलब जहाँ इन सभी का उपचार होता है। बहुत बड़े बड़े सेंटर इंडिया में और अन्य देशों में खुले हुए हैं। किसी ऐसे मतलब अपने उपचार के लिए किसी ऐसे सेंटर पर जाएगी, तो ये डोनर स्त्री होती है, दाता स्त्री होती है, कोई एक अन्य स्त्री, इसे सेरोगेसी को हम लोग किराए की कोख भी बोलते हैं। यानी कि सेरोगेसी में जो है किराए पर एक स्त्री को लिया जाता है और उसी स्त्री के कोख में जो है इस स्त्री के अंडे को निकाल करके, है ना, इस स्त्री के अंडे को निकाल करके और इसके स्पर्म को निकाल करके क्या कहता है, बाहर, शरीर से बाहर एक ट्यूब के, एक पात्र के अंदर क्या कहता है, निषेचन की प्रक्रिया कराई जाती है आर्टिफिशियली। फिर जब ये निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, तब निषेचन की प्रक्रिया होने के पश्चात ये जो किराए पर जो स्त्री है, किराए पर स्त्री होने का मतलब जो है दाता स्त्री, ये इनमें एग्रीमेंट होता है, पैसे 4 लाख 8 लाख जैसा प्रोसेस हो, है ना। तो जो सेरोगेसी होता है, सेरोगेसी को समान तौर पर हम लोग किराए की कोख बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो रहता है उस महिला और दंपत्ति के बीच में क्या होता है, विधिवत एग्रीमेंट होता है ना। एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट करने के पश्चात तो वह स्त्री जो है अपने कोख के अंदर उस बच्चे को पालेगी, यानी कि इस स्त्री के एग को और इस पूरी जो है पुरुष के स्पर्म को जो है इस पुरुष के स्पर्म को जो है फर्टाइल कराकर, रिसेशन करा करके, है ना, इसके इस स्त्री के गर्भाशय के अंदर क्या किया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, गर्भाशय के अंदर रोपित कर दिया जाता है या फिर योनि के अंदर रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब यह स्त्री बच्चे को जन्म देती है, यानी कि जो जो एग्रीमेंट के तहत जो स्त्री है ना, यह जो स्त्री है जब यह बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को जन्म देने के बाद जो है इस बच्चे को सौंप दिया जाता है इस दंपत्ति को, लो भाई अपना पालन पोषण करो। बात समझ में आई। तो यह है सरोगेसी, इसे हम लोग किराए की कोख बोलते हैं। प्रतिजिंटा, है ना, जो है इसी जो है टेक्निक के माध्यम से जो है बच्चे प्राप्त, अभी मतलब वही नहीं, कई ऐसे दंपत्तियां होती हैं जो इन सभी कार्यों में क्या होती है, असमर्थ होती हैं, तो सेरोगेसी का सहारा लेती हैं, चाहे आईवीएफ टेक्नोलॉजी का सहारा लेती हैं। लेकिन आईवीएफ टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इसमें उसी स्त्री के, महिला के गर्भ के अंदर जो है उसका क्या कहता है, रोपण किया जाता है, यानी कि स्पर्म और एग का। सेरोगेसी में जो होता है, इसमें जो है लेडीज अन्य लेडीज होती है, जिसे हम लोग सेरोगेट, मतलब अब इस प्रक्रिया के तहत जो बच्चा पैदा होगा, इस प्रक्रिया के तहत जो बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे की माँ को सेरोगेट मदर बोलते हैं। यानी कि इसको नहीं बोलेंगे, इस लेडीज को नहीं, ये जो दूसरी लेडीज है जो इसके बच्चे को अपने पेट के अंदर पाली है ना, इसको क्या बोलेंगे, सेरोगेट मदर बोलेंगे। समांतर का होता है जिसे हम ट्रेडिशनल सेरोगेसी कहते हैं और जेस्टेशनल सेरोगेसी कहते हैं, है ना। ये चीज समझ में आया। अब एक होता है ट्रेडिशनल सेरोगेसी। देखो, अगर इन चीजों को नोट करना है, सेरोगेसी बस ओनली आपके सिलेबस में है, सेरोगेसी का टाइप नहीं है सिलेबस में आपके, बात समझ में आ रही है। तो वही है, सेरोगेसी का प्रकार जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि सेरोगेसी जो टाइप है वो 2 प्रकार के होते हैं, ट्रेडिशनल सेरोगेसी होता है और एक होता है जेस्टेशनल सेरोगेसी। ट्रेडिशनल सेरोगेसी और जेस्टेशनल सेरोगेसी। ट्रेडिशनल सेरोगेसी में क्या होता है कि ट्रेडिशनल सेरोगेसी में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है,
वह निषेचन की प्रक्रिया कृत्रिम कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों निषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है? ट्रेडिशनल सरोगेसी में होता है। ट्रेडिशनल सरोगेसी में कृत्रिम और प्राकृतिक निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसमें होता है क्या? दरअसल ट्रेडिशनल सरोगेसी इसको परंपरागत सरोगेसी बोलते हैं, है ना, परंपरागत। ठीक है। अब जो है इस प्रक्रिया में होता है कि जन्म लेने वाले बच्चे के पिता, ध्यान से सुनना, इस चीज को आप ही लेकर ले आओगे पीछे राकेश पाल के बगल में क्या बात चल रही है। ट्रेडिशनल सरोगेसी में होता है क्या है कि ट्रेडिशनल सरोगेसी में जो जन्म लेने वाले बच्चे का जो पिता होता है, तो अब क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल सरोगेसी होता है, ट्रेडिशनल सरोगेसी में जो जन्म देने वाले बच्चे के पिता के स्पर्म को सरोगेट मदर के एक के साथ क्या कहता है? फर्टिलाइजेशन कराता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात निषेचन कराता है, और निषेचन के पश्चात जो है ये जो सरोगेट जो मदर होती है अपने पेट के अंदर क्या करती है? बच्चे को पालती है 9 महीने तक। ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के पश्चात वह उस बच्चे को क्या करती है? उस दंपत्ति को क्या करती है? सौंप देती है। ठीक है। लेकिन इसमें जानते क्या होता है कि इस प्रक्रिया में समान तौर पर जो बच्चे का जो जेनेटिक रिलेशन होता है, क्या कर रही हो, जो बच्चे का जो जेनेटिक रिलेशन होता है वह जेनेटिक रिलेशन केवल पिता से और सरोगेट मदर से होता है। मतलब ये जो कपल्स है, इस कपल्स की जो ये फीमेल बॉडी है, जो स्त्री है, इसका किसी प्रकार का जेनेटिक उस बच्चे के अंदर नहीं है। इस मतलब इसका है, ठीक है, इसका है जो जेनेटिक यानी कि जो आनुवांशिक सूचनाएं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं, सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, सारे जेनेटिक चीजें इस मेल बॉडी का और उस सरोगेट मदर का होता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है इसमें ट्रेडिशनल सरोगेसी में कभी कभी ये होता है कि इसमें कभी कभी एक डोनर स्पर्म का प्रयोग किया जाता है। डोनर स्पर्म का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि इस पुरुष का स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो खराब है, सही नहीं है, स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक डोनर स्पर्म लेता है किसी, मतलब ये सेंटर वाले सब व्यवस्था किए रहते हैं, है ना, किसी दूसरे पुरुष का स्पर्म लेकर के इस सरोगेट मदर के अंदर क्या देता है? निषेचन के पश्चात जो है मतलब किसी दूसरे पुरुष का स्पर्म लेकर के और इस स्त्री का जो है ओवम के साथ जो है फर्टिलाइजेशन करा के इसके अंदर क्या कहते हैं? गर्भाशय के अंदर डाल दिया। तो उस कंडीशन में न इसका जेनेटिक चीज है ना इसका जेनेटिक चीज है। समझ में आई? तो इसलिए ट्रेडिशनल सेरोगेसी में समान तौर पर यह देखा जाता है कि जो ट्रेडिशनल सेरोगेसी में समान तौर पर यह देखा जाता है कि जो पिता है उस पिता के स्पर्म का होना बहुत जरूरी माना जाता है। अगर ऐसा है तो सिचुएशन थोड़ा अच्छी मानी जाती है, मतलब इसका जेनेटिक चीज है उस बच्चे के अंदर। क्या थोड़ा तेज बोलो। क्या? हाँ, इस कंडीशन में जो माँ का कोई जेनेटिक चीज है, बता तो रहे हैं, इस कंडीशन में जो फीमेल बॉडी होती है, इस फीमेल बॉडी का उस बच्चे के अंदर किसी प्रकार कोई जेनेटिक चीजें नहीं होती, क्योंकि बच्चे को इम्प्लांट किया जा रहा कहाँ? सरोगेट मदर के अंदर, सरोगेट मदर का जो गर्भ है उसके अंदर, तो वो जो जेनेटिक चीज है वो सरोगेट मदर का होगा, एक का रहेगा। ठीक है। केवल इसका एक पुरुष का रहेगा। अब देखो जो जेस्टेशनल सेरोगेसी होता है, थोड़ा वीडियो के बाद, ठीक है,
जो जेस्टेशनल सरोगेसी होता है, जेस्टेशनल सरोगेसी में क्या होता है कि इसमें जो कपल्स होती है, इन कपल्स के जो दोनों कपल्स है, इस कपल्स का इसमें जो मेल बॉडी है, इसका स्पर्म और इसके ओवम का निषेचन करा करके आईवीएफ ट्रीटमेंट के माध्यम से, है ना, मतलब आईवीएफ ट्रीटमेंट के माध्यम से एक सेरोगेट मदर के अंदर, उसे गर्भाशय के अंदर क्या कर देता है, इम्प्लांट कर देता है, डाल देता है, रोपित कर देता है। ठीक है, उस कंडीशन में जो जेनेटिक चीजें होती हैं, जेनेटिक चीजें इन दोनों का होता है। क्यों? क्योंकि इसका स्पर्म है और इसका ओवम है, इसके स्पर्म और इसके ओवम को किसी जो डोनर लेडीज है, जो दाता स्त्री है, उस दाता स्त्री के गर्भ के अंदर डाला गया है। तो इस कंडीशन में क्या है कि इसका भी जेनेटिक चीज है और इसका भी जेनेटिक चीज है। समझ में आई? इसका एक ओवम नहीं है, ओवम किसका है, जो कपल्स है उसका है। तो यह है जेस्टेशनल सरोगेसी। अब जो है सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंदर जो है कुछ और जो है सहायक जनन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग IUI यानी कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, है ना। अब इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में होता है क्या कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में इस विधि का प्रयोग उन स्त्रियों में किया जाता है, क्या कोई दिक्कत नहीं? इस विधि का प्रयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिसके पति के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या क्या होती है, कम पाया, है ना। यानी कि IUI जो टेक्नोलॉजी है, इस विधि का उपयोग उन स्त्रियों के लिए किया जाता है जिनके पति के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। इस प्रक्रिया के तहत क्या होता है कि जो पति का जो वीर्य होता है, उस पति के वीर्य से शुक्राणु क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में अलग किया जाता है, और प्रयोगशाला में अलग करके इस स्पर्म को यानी कि शुक्राणु को जो है उस महिला के ओवम के साथ क्या कहता है, उस महिला के गर्भाशय में क्या कहता है, गर्भाशय या योनि में क्या कहता है, स्थानांतरित कर जाता है ना। तो जब शुक्राणु को निकाल करके उसी महिला के जो है योनि या गर्भाशय में जब स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो प्राकृतिक तौर पर होती है। अब वह एक जा करके समान तौर पर उन स्त्रियों में जो है सभी कंडीशन क्या है, स्वस्थ कंडीशन पर है। उसका फैलोपियन ट्यूब स्वस्थ है, सही है, गर्भाशय सही है, ठीक है, ओवरी सही है, ठीक है। तो इसमें यह है IUI। अब होता है जिप्ट टेक्नोलॉजी। अब जिप्ट में क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। हाँ, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है कि इसमें प्रयोगशाला में जो निषेचित युग्मज जो जायगोट होता है ना, समान तौर पर जो IVF टेक्नोलॉजी होता है, IVF टेक्नोलॉजी में इसे कहते हैं पात्र निषेचन, यानी कि एक स्त्री, यह कंडीशन तब ये किया जाता है, जो IVF टेक्नोलॉजी होता है इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई स्त्री गर्भधारण करने में क्या होती है, सक्षम नहीं होती। तो उसमें क्या होता है कि उस स्त्री के अंडाशय से अंडे को निकाला जाता है, और पुरुष का जो स्पर्म होता है उसके स्पर्म को निकाला जाता है। स्पर्म को निकाल करके शरीर से बाहर, शरीर के अंदर नहीं, शरीर से बाहर पात्र में निषेचन करा जाता है कि टेस्ट ट्यूब में जो है निषेचन की प्रक्रिया क्या जाती है, कराई जाती है। जब निषेचन होता है तो जो जायगोट होता है, अब जो प्रयोगशाला में, ध्यान दो, प्रयोगशाला में जो जायगोट निषेचित जो युग्मनज होता है, इस युग्मनज को जिप्ट टेक्नोलॉजी के तहत महिला की अंडवाहिनी में डाला जाता है। इस चीज का ध्यान देना कि जिप्ट में क्या हो रहा है, गिफ्ट में क्या हो रहा है, IUI में क्या होगा और ICSI में क्या होगा, है ना। तो जो निषेचित युग्मनज होता है
इस निषेचित युग्मनज को महिला की अंडवाहिनी में डाला जाता है, यानी जो फैलोपियन ट्यूब होता है उस फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है और फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित होने के पश्चात यह जो युग्मनज होता है उस महिला की अंडवाहिनी में क्या होता है, धीरे धीरे यह युग्मनज विकसित होता है और विकसित होने के पश्चात जो है एक एम्ब्रियो के रूप में और कुछ टाइम पश्चात जो है एक जब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है तो फिटस के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। फिर उसके पश्चात जो है गर्भावधि पूर्ण होने के पश्चात जो है महिला जो है स्वस्थ शिशु क्या करती है, जन्म देती है। तो यह है जिप्ट टेक्नोलॉजी। अब गिफ्ट में क्या होता है, गिफ्ट में होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। और गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में होता है क्या कि इस विधि का प्रयोग उस महिलाओं में किया जाता है जिनमें अंडाणु नहीं बनते। बात समझ में आ रही है? गिफ्ट जो टेक्नोलॉजी होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इस तकनीकी के तहत इस तकनीक का प्रयोग उन महिलाओं में किया जाता है जिनमें अंडाणु बनते ही नहीं, है ना। तो क्या होता है, किसी दूसरे महिला से एक को लिया जाता है ना, से केवल अंडाणु बनते नहीं है, इस चीज का ध्यान दीजिए। इस ओवरी के अंदर एक नहीं बनेंगे, है ना, इस ओवरी के अंदर एक नहीं बनेंगे, बाकी इसका फैलोपियन ट्यूब सही है, ठीक है, गर्भाशय सही है, बाकी सभी पार्ट जो है जो बच्चे को जन्म देने के लिए जो अन्य पार्ट की हमें जरूरत पड़ती है वो सभी क्या है, सही है, केवल ओवरी में एक नहीं बन रहा है। बात समझ आ रही है? तो किसी दूसरे महिला से एक को लिया जाता है कि उसे दाता स्त्री बोला जाता है। किसी दूसरे महिला से एक को लेकर के उस जिस महिला में एक नहीं बन रहा है उस महिला के अंदर क्या होता है, गर्भाशय के अंदर क्या कहते हैं, उसको रोपित कर दिया जाता है ना। फिर जब रोपित कर दिया जाता है तो फिर उसमें जो है आगे का प्रोसेस चलता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद जो है 9 मंथ की गर्भावधि पूर्ण होने के बाद जो है वो महिला जो है एक शिशु को क्या करती है, जन्म देती है। तो बात समझ में आया? IUI जिप्ट हो गया, गिफ्ट हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग ICSI, ठीक है। ICSI इसे बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब क्या होता है कि प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की जो तकनीकी होती है, अब प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की तकनीकी में क्या होता है कि जो कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनमें जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होते हैं, है ना, यह शुक्राणुओं में मतलब इनके शुक्राणुओं में इनके वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम होती है, या जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, यह एग की दीवारों को भेदने में क्या होते हैं, सक्षम नहीं होते, असक्षम हो जाते हैं। भाई जब भी स्पर्म पहुंचता है ओवम के पास तो ओवम की कई लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा लेयर होती है, फिर जोना प्लेसिडा लेयर होती है। तो जब कोरोना रेडिएटा लेयर को भेदने के बाद जब यह स्पर्म अंदर पहुंचता है तो एक और लेयर होती है, इसी लेयर के बाद जो है सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उस ओवम के अंदर होते हैं, उस एग के अंदर होते हैं। तो जैसे ही स्पर्म जो है जोना प्लेसिडा लेयर को भेदता है तो जा करके उससे जो जेनेटिक चीजें होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, दोनों का होता है वहाँ पर मिलन हो जाता है। तो अब इस कंडीशन में ICSI का इस टेक्नोलॉजी में जो पुरुष होता है उस पुरुष के स्पर्म को डायरेक्ट महिला के जो है ओवम यानी कि एग में इंजेक्ट कर दिया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसमें क्या होता है कि जो भी क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं महिला के जो एग होते हैं उसको भेदने में सक्षम न होने की वजह से इसके स्पर्म को डायरेक्ट महिला के अंडाणु में क्या किया जाता है, इंजेक्ट कर जाता है, इसकी जो है इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक है। फिर जाके उसमें जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है और फिर जाकर के वह स्त्री क्या होती है, फर्टाइल होती है, प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। अब लास्ट बचा है IVF टेक्नोलॉजी।
अब देखो आईवीएफ टेक्नोलॉजी में होता है क्या, आईवीएफ टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम उन स्त्रियों करते हैं, इसको इंग्लिश में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि पात्र निषेचन, यह एक निषेचन की कृत्रिम प्रक्रिया है। निषेचन की यह कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें ऐसी स्त्री जो गर्भधारण करने में क्या होती है, सक्षम नहीं होती, जो गर्भधारण नहीं कर पाती है, उन स्त्रियों में जो है क्या कहता है आईवीएफ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है क्या कि समान तौर पर जो महिला का अंडाशय होता है, वो महिला के अंडाशय से अंडाणु को लेकर के उसके द्रव अवस्था में शुक्राणु से क्या कहता है निषेचन कराया जाता है ना। शुक्राणु से संपर्क कराता है, तो जब शुक्राणु मतलब शरीर से बाहर है ना, शरीर से बाहर एक पात्र में शुक्राणु से क्या कहता है जब संपर्क रहता है, तो निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 32 कोशिकीय अवस्था में 32 कोशिकीय अवस्था कब बनती है, ब्लास्टोमियर्स से 32 कोशिकीय अवस्था में उसके गर्भ के अंदर क्या कहता है रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसमें जो है धीरे धीरे जो है मतलब जो है प्रेग्नेंट की जो प्रोसेस, मतलब जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसके पश्चात जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, और जो है 9 मंथ के बाद जो है बच्चा जो है एक स्वस्थ बच्चे को महिला क्या करती है जन्म देती है। ठीक है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम जो है एक निसंतान दंपत्ति जो है संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, Lights, camera, action.